हेलो दोस्तों, आप सभी का यही में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का पार्ट 2, जिसमें जानेंगे ज्वालामुखी के उजागर से किस प्रकार के अलग अलग उसमें विभेदन किया जाता है और उनके ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, इसके पार्ट हम जानेंगे। तो पहला हम जानेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। यानी उद्भेदन मतलब क्या है? ज्वालामुखी के विस्फोट होने के आधार पर उसके आकार के अनुसार उसमें किस प्रकार के किस कैटेगरी में उसको रखा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो हमारा आता है यहाँ पर उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे यह जो आकृति जो बनाई गई है, ये सभी आकृतियों में देखेंगे कि सबका जो आकृति है सब में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यानी कि भिन्न भिन्न क्यों है? भिन्न भिन्न इसलिए है कि जैसे ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है और जैसे में सुषुप्त ज्वालामुखी है और आपका जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो तीन प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें से जो हमारा लावा निकलता है, किसी में सालों साल निकलता है, किसी में 10 साल लग जाते हैं या कभी कभी निकलते ही नहीं है। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे लावा निकलता है और उनमें जैसे विस्फोट होता है, उनके आधार पर इनमें क्या किया गया है, अंतर किया गया है। तो सबसे पहला जो आ जाएगा पिलियन तुल्य उद्भेदन। यानी कि यह जो ज्वालामुखी है, यहाँ पर देख रहे हैं कि गुंबद जैसा है और जैसे ही विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद यह ज्वालामुखी गैस की तरह गुच्छे बना के और आकाश में क्या है, वायुमंडल में फैल जाता है। यानी कि ये इसकी जो ऊंचाई वो अत्यधिक ऊंचाई तक जाता है और ये जब अत्यधिक ऊंचाई तक जाता है तो ये वायुमंडल क्या है, नुकसान, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पे नुकसान पहुंचाता है। तो पहला देखेंगे इसमें कि सबसे अधिक विस्फोट, यानी कि जो पिलियन तुल्य उद्भेदन नुमा जो ज्वालामुखी है उसमें सबसे अधिक क्या होता है, विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के दौरान इसमें से जो लावा बाहर निकलता है, उस लावा में सिलिका की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और सिलिका की मात्रा जब अधिक होगी तो मैग्मा कैसा होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और अम्लीय होने के दौरान साथ ही साथ वो क्या होगा, चिपचिपा होगा। और जैसे ही वो अम्लीय होता है तो पिछले पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि जिस ज्वालामुखी में अम्लीय की मात्रा ज्यादा होगी, उसका देखने का जो तरीका होगा या उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा रहेगा, गाढ़ा रहेगा। अगर वो गाढ़ा रहेगा तो ज्वालामुखी जैसे ही बाहर निकलेगा जब लावा, तो लावा जब से ही बाहर निकलेगा तो जो गाढ़ा पदार्थ रहता है वो अधिक दूर तक फैल नहीं पाता है, और जो तरल रहता है वो तरल क्या होता है, अधिक दूर तक फैल जाता है। जैसे मैं आपको बताए थे शहद, मध क्या है, वो धरती या जमीन पर ज्यादा रूप में क्या होता है, फैलता नहीं है। और जो तरल पदार्थ जैसे कि हमारा पानी हो गया, जल, अगर जमीन की सतह पर गिरेगा तो वो क्या होगा, अधिक दूरी तक फैलेगा। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ पर सिलिका की अधिक मात्रा होती है और मैग्मा कैसा होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीय जो होता है वो चिपचिपा अधिक होता है। तो इस तरह का जो ज्वालामुखी है, उन ज्वालामुखी में हम जैसे में देखेंगे एक आता है माउंट पिली। यह माउंट पिली जो ज्वालामुखी है यह किस उद्भेदन का प्रकार का है, तो पिलियन तुल्य उद्भेदन के प्रकार का है। अगला आ जाएगा क्राकाटोआ। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है यह भी किस प्रकार का है, पिलियन तुल्य उद्भेदन के प्रकार का है। और जो अगला आ जाएगा माउंट ताला। जो माउंट ताला है यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो वह पिलियन तुल्य उद्भेदन के प्रकार का है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो हमारा ज्वालामुखी है, और यहाँ पे देख रहे परत दर परत, यह जो ज्वालामुखी है विस्फोट होने के दौरान ये इस तरह की एक प्रकार की आकृति बन रही है। देख रहे हैं एम आकार का, ये क्या है, एम के आकार का दिखाई दे रहा है। और ये उद्भेदन के दौरान इस प्रकार की आकृति निकलती जाती है और परत दर परत बनती जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट में जो आ जाएगा वोल्केनियन तुल्य उद्भेदन। वोल्केनियन तुल्य उद्भेदन नाम का जो ज्वालामुखी है वो इसकी आकृति यहाँ पर है, और इसकी आकृति हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें यह जो वोल्केनियन तुल्य उद्भेदन ज्वालामुखी है वह अम्लीय भी होता है और साथ ही साथ क्षारीय भी होता है, दोनों की मात्रा होती है। तो अम्लीय और क्षारीय होती है, और यह जो होती है फूल गोभी के आकार की होती है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि वोल्केनियन तुल्य उद्भेदन ज्वालामुखी है उसका आकार किस की भांति होता है, तो वह जो होता है फूल गोभी के भांति के होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से जो क्या है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, और मैग्मा बाहर निकलने के बाद विस्फोट होने के दौरान यह किस प्रकार का बन जा रहा है, ये देख रहे धरातल पर भी क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। यानी कि वायुमंडल में तो फैल ही रहा है, साथ ही साथ यह क्या हो रहा है, यह हमारे धरातल पर भी फैल जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, अधिक दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, अधिक दूरी तय करेगा। क्यों,
क्योंकि इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों हैं। और जो पहला वाला जो था इसमें केवल अम्लीय था, जिसके कारण यह अधिक दूर तक न फैलकर यह वायुमंडल में क्या आता है, फैल जाता है विस्फोट होने के। जैसे कि मान के चलिए पिचकारी है, पिचकारी में अगर होली के मौसम में देखते हैं आप लोग कि अगर पिचकारी में रंग डाल के अगर कोई बच्चा पिचकारी को बहुत तेजी से मारता है तो उसका जो फोर्स रहता है वो अधिक दूरी तक तय करता है। और अगर वो धीरे धीरे फोर्स करेगा, अगर धीरे से फोर्स कर लगाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अधिक दूरी तय नहीं करेगा। यानी कि इससे यह पता चलता है कि यह वायुमंडल में अधिक दूरी तय क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ फोर्स ज्यादा है। और यह वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय कर रहा है और ये क्या है, इसके सतह पर गिर जा रहा है, फैल जा रहा है, जिसके कारण ये क्या है, इसमें विस्फोट बहुत ही कम है। और ये कैसा है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का है। तो जब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का है तो इसमें दे देगा, यहाँ पर हम देख लिए फूल गोभी के यह आकार का है। तो जो सेकेंड नंबर का जो चित्र है वो हमारा वोल्केनियन तुल्य उद्भेदन है। जो पहला वाला है वो पिलियन तुल्य उद्भेदन है। तीसरा आ जाएगा स्ट्रोम्बोली तुल्य उद्भेदन। अब जो स्ट्रोम्बोली तुल्य उद्भेदन जो ज्वालामुखी है उसका फिगर हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें क्या है, अम्ल की मात्रा क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि अम्ल की मात्रा कम है, और अम्ल की मात्रा जब कम होगी तो उसका फैलाव जो उसके धरातल है, धरातल पर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा कम होने के बाद मार्ग में रुकावट कम, यानी कि जब जो अम्लीय ज्यादा होगा और जो चिपचिपा होगा वो क्या करेगा, इसके मार्ग में क्या करेगा, वो रुकावट पैदा करेगा। क्योंकि जो गाढ़ा रहता है, गाढ़ा द्रव रहता है, वो क्या होता है, अगर विस्फोट अगर कई सालों के बाद होगा और उसके छिद्र में अगर मैग्मा फंसा हुआ है, रुक जाता है, तो रुकने के बाद वो क्या होता है, जम जाता है। और जमने के बाद वो क्या करता है, उसके मार्ग में रुकावट क्या करता है। तो लेकिन यहाँ पर जानेंगे अम्ल की मात्रा क्या कम है। अगर अम्ल की मात्रा कम है तो यानी कि क्षार की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और ये कैसा द्रव होगा, पतला होगा। और जब ये पतला होगा ये रुकावट करेगा, नहीं करेगा। ये इसलिए क्या हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली जो तुल्य उद्भेदन का जो ज्वालामुखी है उसमें अम्ल की मात्रा कम और मार्ग में क्या होता है, रुकावट कम होता है। और इसमें विस्फोट उदागर क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये हम जानेंगे किसके बारे में, तीसरे नंबर का जो आ जाएगा स्ट्रोम्बोली तुल्य उद्भेदन का। अब अगला जानेंगे चौथा जो दे दिया, हवाईयन तुल्य उद्भेदन। हवाईयन तुल्य उद्भेदन जो है इसमें क्या होता है, इसका फिगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, इसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है। कारण यह है कि उदागर अत्यंत शांत, यानी कि जो इसमें से जो विस्फोट होता है बहुत ही शांतिपूर्वक होता है और बहुत ही धीरे धीरे होता है। और जो धीरे धीरे होता है तो इसमें जो लावा होता है वो तरल व क्षारीय होता है। कैसा होता है, तरल व क्षारीय होता है। तो पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो द्रव्य पतला होगा वो अधिक दूरी तय करेगा और धरातल पर क्या होगा, वो बहुत ही दूरी तक फैल जाएगा। तो जिसमें से हमारा आ जाएगा तरल व क्षारीय। और शंकु की ऊंचाई कम, यहाँ पर दे दिया है कि शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, कम। अगर वो अधिक दूरी तय कर लेगा, अधिक दूरी पे क्या होगा, धरातल पर फैल जाएगा। तो फैलने के बाद वो क्या होगा, हमारा उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम पहुंच पाएगी और उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही जो आता है हवाईयन तुल्य उद्भेदन जो ज्वालामुखी है वह क्या होता है, धरातल पर उसका विस्तार ज्यादा होता है और ऊंचाई में क्या होता है, यह कम पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। तीसरा आ जाएगा, पांचवा जो आ जाएगा हमारा विषुवतीय तुल्य उद्भेदन ज्वालामुखी। यह कैसे होते हैं, इसका फिगर हम यहाँ पर बता दिए हैं। और ये जो 5 नंबर का जो फिगर है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख ही रहे हैं किस तरह का विस्फोट है। यह विस्फोट होने के बाद ये क्या है, वायुमंडल में बहुत ही अधिक दूरी तक क्या होते हैं, बादल, घने बादल की तरह बन जाते हैं। और घने बादल के बाद बनने के बाद इन लावा से क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड क्या होते हैं, बिखरते हैं। और बिखरने के बाद ये क्या होता है, धरती पर गिरते हैं। तो धरती पर गिरते हैं, मन की धरातल पर जो गिरते हैं पृथ्वी की सतह पर, ये छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, विस्फोट करते हैं। और विस्फोट करने के बाद ये क्या करते हैं, ये नुकसानदायक भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विषुवतीय तुल्य उद्भेदन में भयानक विस्फोट, यानी कि जब इसमें ज्यादा विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद कैसे बताए थे कि अगर पिचकारी में अगर ज्यादा प्रेशर से मारेंगे तो पिचकारी का जो रंग होता है इसका अंदर का, वो क्या करता है, अधिक दूरी तक क्या करेगा, वो फैल जाएगा और वो अधिक दूरी तक तय करता है। तो उसी तरह का यह भी है
इसमें क्या है कि अधिक दूरी तय करेगा और अधिक दूरी तय करने के साथ ही साथ वो क्या हो गए, छोटे छोटे कणों में क्या हो गया, विखंडित होकर हमारे पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा। और ये किस प्रकार का बन जाता है, तो इसकी भी आकृति कैसी होती है, फूल गोभी के समान होती है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि फूल गोभी के समान कौन कौन से उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो आपके दो आते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो आ जाएगा हमारा वोल्केनियन तुल्य उद्भेदन ज्वालामुखी, और दूसरा आ जाएगा विश्वसीय तुल्य उद्भेदन ज्वालामुखी आ जाएगा। तो यह दोनों के दोनों कैसे होते हैं, फूल गोभी के समान होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जब पूछ देगा तो कौन सा ज्वालामुखी हो जाएगा, तो यह हमारा आ जाएगा माउंट सोमा। कौन सा आ जाएगा, माउंट सोमा। माउंट सोमा जो ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो वह विश्वसीय तुल्य उद्भेदन ज्वालामुखी के अंतर्गत कैटेगरी में यह आता है। तो यह जितने भी पार्ट थे हम देखे हैं, ये जितने भी पार्ट थे, यह वाला जो हिस्सा था ये सबके सब उद्भेदन के ही आधार पर था। लेकिन अब आ जाएगा ज्वालामुखी शंकु, यानी कि ज्वालामुखी शंकु है, ये शंकु क्या है, उदागर के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो आ जाएगा सिंडर या राख शंकु, सिंडर या राख शंकु। तो पहला जो फिगर है यह सिंडर या राख शंकु का फिगर है। और यहाँ पर देखेंगे बीच में से क्या है, यह मैग्मा बाहर की तरफ निकल रहा है, और निकलने के बाद ये क्या होता है, धरातल पर चारों तरफ फैलने के कारण और कई सालों के बाद इनमें से क्या होता है, उदागर बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है, और परत दर परत क्या होता है, बनता जाता है। और बनते बनते क्या होता है, एक शंकु के आकार का बन जाता है। तो यह जो शंकु के आकार का बनता है वो उसमें देखेंगे कि इसकी आकृति के अनुसार हम जितने भी ज्वालामुखी हैं उन शंकुओं का क्या किए हैं, अलग अलग विखंडित किए हैं। तो ये पहला जो आ जाएगा सिंडर या राख शंकु, इसमें देखेंगे इसकी जो ऊंचाई होती है कम होती है, और इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ज्वालामुखी राख विखंडित पदार्थ, यानी कि इसमें से सर्वाधिक क्या निकलते हैं, तो ज्वालामुखी के राख निकलते हैं, और राख के साथ क्या होते हैं, विखंडित पदार्थ निकलते हैं। यानी कि क्वेश्चन बताइए आप कमेंट में कि ज्वालामुखी से निकलने, ज्वालामुखी के विस्फोट होने के दौरान कौन कौन सी सर्वाधिक गैसें निकलती हैं, और कौन कौन सी जो गैसें निकलती हैं उनमें किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो विखंडित पदार्थ होते हैं, और ये कैसा होता है, अवतल नुमा, यानी कि जो अवतल दर्पण है अवतल नुमा यह बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अवतल नुमा, ये किस प्रकार का बन गया है, अवतल नुमा बन गया है। तो अवतल नुमा ढाल बन जाती है, और अवतल नुमा ढाल बनने के साथ ही साथ क्रेटर क्या होता है, अधिक चौड़ा हो जाता है। तो क्रेटर का जो यहाँ पर देखेंगे जो छिद्र होता है वो कैसा होता है, वो अधिक चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जानेंगे। अब अगला जानेंगे, इसका क्वेश्चन पूछ देगा कि एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जानेंगे पैराकूटीन और जोरलो पर्वत, यह दोनों को दोनों जो पर्वत हैं जो ज्वालामुखी हैं, यह कहाँ पे है, मैक्सिको के में है। कहाँ पर है, मैक्सिको। कमेंट में आंसर यह बताइए कि मैक्सिको, जो मैक्सिको है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो क्रेटर अधिक चौड़ा होता है, और पैराकूटीन और जोरोलो पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किस ज्वालामुखी के अनुसार है, तो सिंडर या राख शंकु के अनुसार है। इसके बाद आ जाएगा इजाल्को पर्वत। यह इजाल्को पर्वत का जो निर्माण हुआ है ये भी ज्वालामुखी के विस्फोट होने के दौरान, लावा के निकलने के ही दौरान क्या हुआ है, इस पर्वत का निर्माण हुआ है। और ये जो पर्वत का निर्माण हुआ है यह किस कैटेगरी में आता है, तो यह जो आता है सिंडर या राख शंकु के कैटेगरी में आता है। तो इजाल्को जो पर्वत है वो कहां पर है, सान सल्वाडोर में है। कहां पर है, सान सल्वाडोर में है। और दूसरा जो पर्वत आता है इसे क्या नाम क्या है, कैमिगन है। कौन सा नाम है, कैमिगन नाम है। और कैमिगन जो पर्वत है इसका भी निर्माण किस शंकु के अनुसार हुआ है, किस ज्वालामुखी के अनुसार हुआ है, तो सिंडर या राख शंकु के ज्वालामुखी के अनुसार क्या है, इसका निर्माण हुआ है। और कैमिगन पर्वत जो है ये कहाँ पड़ता है, तो यह जो हमारा पड़ता है फिलीपींस में पड़ता है। तो कमेंट में आंसर यह बताइएगा कि फिलीपींस जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाएगा डी फ्यूगो पर्वत। डी फ्यूगो जो पर्वत है यह भी क्या है, ज्वालामुखी के लावा निकलने के दौरान इस पर्वत का निर्माण हुआ है। और यह जो पर्वत का निर्माण हुआ है यह कहां पर है, तो ग्वाटेमाला में है। कहां पर है, ग्वाटेमाला में। तो इस प्रकार के जितने भी पर्वत का निर्माण हुआ है वह सभी के सभी ज्वालामुखी के लावा के निकलने के बाद ही क्या हुआ है, इन ज्वालामुखियों का, इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। और यह पर्वत जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं। और यह क्वेश्चन पूछ देता है कि कैमिगन पर्वत जो है वो कहां पर है, फिलीपींस में, और किस प्रकार के ज्वालामुखी है, तो यह आ जाएगा सिंडर या राख शंकु के आकार का होता है।
दूसरा जानेंगे, दूसरा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है, इसका नाम है मिश्रित या कंपोजिट शंकु, यानी कि मिश्रित या कंपोजिट शंकु ज्वालामुखी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके धरातल के नीचे का आकृति है, और नीचे ये धरातल के आकृति के नीचे यहाँ पर क्या है, जो मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा जो बाहर निकलता है यह लावा क्या है, ये पड़ते हैं, और लावा के जो पड़ते हैं ये किस प्रकार के होती हैं, परिविष्ट डाई के आकार होती है। कैसी होती हैं, परिविष्ट डाई के अनुसार यह होती है। लेकिन जानेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या है, अम्लीय एवं क्षारीय। तो मिश्रित यानी कि अब नामे में दे दिया है मिश्रित। अब मिश्रित जब नाम दे दिया है तो यानी कि इसमें दो कैटेगरी होगी, एक एसिड होगा, एक बेस होगा, यानी कि एक अम्ल होगा और एक क्षारीय होगा। तो अम्लीय और जब क्षारीय होगा तो ये किस प्रकार का बनेगा, इसमें से सिंडर और राख निकलते हैं, और सिंडर और राख जो निकलते हैं वो कैसे बन जाते हैं, सुडोल। जैसे कि ये बताया ना कि अगर रबड़ जो होता है कैसा होता है, सुडोल, आराम से मुड़ जाता है। तो उसी तरह का ये भी है, अम्लीय और क्षारीय है, और दोनों को दोनों मिलने के बाद ये कैसा बन जाएगा, सुडोल आकार का बन जाएगा। तो सुडोल होते हैं और वह ऊंचे ज्वालामुखी बनते हैं। कैसे बनते हैं, सुडोल व ऊंचे ज्वालामुखी बन जाते हैं। जैसे पूछेगा कि इस प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इस प्रकार का जो पाया जाता है फ्यूजियामा। कहाँ पर है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। और ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर है, तो जापान में पड़ता है। किसमें, जापान में आ जाता है। अगला आ जाएगा मयान। मयान ज्वालामुखी है, ये भी कहाँ है, फिलीपींस में। और एक आ जाता है रेनियर। रेनियर जो नाम का जो ज्वालामुखी है वह कैसा है, मिश्रित और कंपोजिट शंकु के आकार का ज्वालामुखी है, और यह कहाँ पड़ता है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ जाता है। उसके बाद आता है हुड व शास्ता। तो हुड व शास्ता भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रित और कंपोजिट शंकु के आकार का ज्वालामुखी है, और ये भी जो है इसके कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा जानेंगे, हम जानेंगे यहाँ पर तीसरा का जो नाम आ जाता है परपोषित या आश्रित शंकु। यहाँ पे देखेंगे परपोषित, परिपोषित। परिपोषित का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। यानी कि जो यह जो ज्वालामुखी का जो उदागर जो निकला हुआ है, यह ज्वालामुखी छोटा सा जो ज्वालामुखी छिद्र है वो सबसे बड़े ज्वालामुखी के क्या है, ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। तो इसीलिए से क्या कहा गया है, परपोषित शंकु। यानी कि इसके यहाँ पर देख रहे हैं, फिगर जो देख रहे हैं, यहां से मैग्मा जो बाहर निकलता है, और मैग्मा निकलने के दौरान धरातल में दरार पड़ने के बाद जो छोटे छोटे दरार होते हैं, इसके क्या होते हैं, अलग अलग मुख बन जाते हैं। और अलग अलग जब मुख बनते हैं तो इसके धरातल के, ज्वालामुखी के जो धरातल है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, विस्फोट होने के दौरान शंकु के भांति छोटे छोटे ज्वालामुखी के क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, परपोषित शंकु के ज्वालामुखी कहा जाता है, और परपोषित शंकु या उपनलिका भी कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, मुख्य शंकु। यह जो आता है, ये बड़ा वाला जो है, ये क्या है, मुख्य शंकु है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे हम यहाँ पर कि परपोषित या आश्रित जो शंकु ज्वालामुखी हैं, इनमें क्या होता है, अधिक विस्तार होता है। क्या होता है, इनमें अधिक विस्तार होता है, और अधिक विस्तार होने के साथ ही साथ मुख्य नलिकाएं में विस्फोट होता है। देखिए बताया ना, ये जो मुख्य नलिका है, देखिए यहाँ पर यह जो है मुख्य नलिका, और इस मुख्य नलिका में क्या है, विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होने के दौरान इसमें से क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं निकल जाती हैं। तो जो छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपनलिकाएं भी कहा जाता है। जैसे कि हमारी नदी हो गया, सबसे प्रमुख नदी होती है, और नदी की जो प्रमुख नदी की जो छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं वो क्या करती है, उसका निर्माण करती हैं। तो उसी तरह ये भी है, एक प्रमुख नली है, और प्रमुख नली के साथ ही साथ क्या है, ये उपनलिकाएं हैं। उपनलिकाएं के माध्यम से क्या होती है, छोटी छोटी ज्वालामुखी का भी निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए इसमें आ जाता है कि मुख्य नलिकाएं में विस्फोट होने के दौरान उपनलिकाएं क्या होती है, उपनलिकाएं का निर्माण होता है, और साथ ही साथ अन्य ज्वालामुखी का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी कि बड़े ज्वालामुखी के मुख पर छोटे छोटे ज्वालामुखी का भी निर्माण हो जाता है। जैसे में पूछ देगा कौन सा है, माउंट सतीना। कौन सा ज्वालामुखी आ जाएगा, माउंट सतीना ज्वालामुखी है, और यह कहाँ पड़ता है, तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत यह आता है। चौथा जानेंगे यहाँ पर, देखिए चौथा जो जानेंगे, जो चौथा जो ज्वालामुखी है, ये इस प्रकार का है। देखिए इसका आकृति के अनुसार देखिए कैसा है, मंद ढाल। यानी कि इसका ढाल क्या है, अत्यधिक ऊंचाई तक नहीं है, और इसका ढाल क्या है, बहुत ही अधिक तक क्या है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मान कि अधिक क्षेत्र में क्या है, इसका विस्तार हुआ है। तो जो इसके अधिक क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, सिलिका कम। अभी क्वेश्चन ये बताए थे आपको कि जिसमें सिलिका की मात्रा होगी वो उसका द्रव का जो लिक्विड का जो फॉर्म होगा वो कैसा रहेगा, वो गाढ़ा होगा। लेकिन जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा। और जो क्षारीय होने के दौरान कैसा पदार्थ का जो प्रकृति होगा वो तरल नुमा होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे सिलिका कम है, जब सिलिका कम है तो कैसा होगा, हल्का और पतला हो जाएगा, और जब पतला होगा तो धरातल पर क्या होगा, अधिक क्षेत्र में क्या होगा, उसका विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हल्का पतला, और ये क्या हो जाएंगे, दूर तक फैल जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दूर तक फैल जाएंगे। तो दूर तक फैलने के साथ ही साथ अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर इसमें से जब लावा बाहर निकला और वो लावा अगर अधिक दूरी तक क्या होगा, अगर विस्तार हो जाएगा, यानी कि अधिक दूरी तक फैल जाएगा, तो यह बताइए क्या उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, कम होगी, उसका क्या हो जाएगी, जो उसकी ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। अगर जिसका विस्तार अगर कम होगा तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो कम ऊंचाई होगा, क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा होगा, और क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा होने के साथ साथ यह किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है हवाईयन प्रकार का। तो अभी आपको यहाँ बताया था हवाईयन तुल्य उद्भेदन, यानी कौन सा था, ये चौथा था। और यह हवाईयन जो तुल्य उद्भेदन है इसी के अंतर्गत आता है। कैसा होता है, क्षारीय और पैठिक ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, इसमें इसका एग्जाम्पल पूछ देता है। तो जो इसका एग्जाम्पल पूछ देता है वह कौन सा हो जाता है, ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल हो जाता है वो कैसा होता है, मोनालोवा। और मोनालोवा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ आता है, हवाई द्वीप में आता है। तो कमेंट में आंसर बताइएगा कि हवाई द्वीप जो है वो किस महाद्वीप और किस देश के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, शील्ड शंकु भी कहा जाता है। तो क्षारीय या पैठिक लावा शंकु जो है इसको किस अलग नाम से जानते हैं, तो इसे हम शील्ड शंकु के भी का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा और इस पॉइंट को बिल्कुल भी आप याद समझिएगा। ठीक है, पांचवा जो आ जाएगा यह कैसा है, अम्लीय लावा शंकु, यानी कि एसिड लावा शंकु। और एसिड लावा शंकु अभी आपको बताए थे, एसिड वाले उसका जो द्रव का जो प्रकृति रहे वो गाढ़ा होगा। तो यानी कि जो अम्लीय लावा शंकु है इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और सिलिका की जब मात्रा जब ज्यादा होती है तो साथ ही साथ कैसा होगा, वो चिपचिपा होगा और कैसा होगा, वो लसदार होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्षारीय जो शंकु होते हैं और अम्लीय शंकु में ऊंचाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वह जो ऊंचाई होगी अम्लीय ज्वालामुखी को हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी अम्लीय, सिलिका अधिक होगा, चिपचिपा होगा, लसदार होगा, और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इसमें से क्या है, सिलिका युक्त मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा बाहर निकलने के बाद परत दर परत क्या करता है, बनाता जाता है। यानी कि ज्वालामुखी में कभी आज ज्वालामुखी में क्या विस्फोट हुआ, कोई गारंटी नहीं है कि इसका विस्फोट 1 साल में हो जाए, 2 साल में भी हो सकता है, 15 साल, कभी कभी होते भी नहीं है। तो जैसे जैसे इसमें विस्फोट होता है, मैग्मा बाहर निकलने के दौरान इसमें क्या होती है, परत दर परत, यानी क्या बनता है, ट्रैप बनता जाता है। तो ट्रैप बनने के बाद ही क्या करते हैं, एक सतह के ऊपर दूसरा ट्रैप, उसके बाद क्या होता है, तीसरा ट्रैप बनता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो अगर उस द्रव का जो प्रकृति अगर गाढ़ा होगा तो उसका क्षेत्रीय विस्तार क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर उस द्रव का जो पदार्थ जो प्रकृति अगर तरल ज्यादा अधिक पतला होगा तो उसका क्षेत्रीय विस्तार का हो जाएगा, वो ज्यादा होगा। तो गाढ़ा होने के अनुसार ये क्या होता है, इसीलिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती जाती है। दूसरा आ जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अधिक ऊंचाई के साथ क्या होता है, यह कम विस्तार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अधिक ऊंचाई होगा तो ये बताइए इसका विस्तार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि विस्तार क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। और जब विस्तार इसका कम होगा तो एग्जाम्पल पूछेगा कौन सा होता है, तो पिलियन, वोल्केनियन, स्ट्राम्बोली तुली, यानी कि जो तीनों कैटेगरियां हैं यहाँ पे देखिए, पिलियन, स्ट्राम्बोली और वोल्केनियन, ये तीनों के तीनों जो कैटेगरी जो आती हैं, ये तीनों के तीनों, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों के तीनों जो ज्वालामुखी आती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, अम्लीय लावा शंकु के अंतर्गत आती हैं। और इनमें क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है, कम होता है, और इनकी ऊंचाइयां क्या होती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। अगला जानेंगे, जो अंतिम जो ज्वालामुखी आ जाएगा उसे कहेंगे हम ज्वालामुखी प्लग। अब ये ज्वालामुखी प्लग क्या होता है, देखिए, जब ज्वालामुखी के विस्फोट होने के दौरान जो मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। लेकिन ये बताइए, जो मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो मैग्मा क्या इसके छिद्र में जमेगा कि नहीं जमेगा, बिल्कुल जमेगा। और जब इसके छिद्र में जब जम जाएगा तो कुछ सालों में क्या होता है, वो कठोर हो जाता है। और कठोर होने के साथ इसका जो नली का जो छिद्र होता है वो क्या करता है, जाम कर देता है। ठीक है, तो जब अगर नीली का जो छिद्र जो है जाम कर देता है
तो छिद्र दाम करने के दौरान इसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी प्लग कहते हैं। तो ज्वालामुखी प्लग करते हैं। तो इसी में क्या होता है, ज्वालामुखी जब प्लग होता है तो कभी कभी कुछ कुछ ऐसे ज्वालामुखी रहते हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, उनमें क्या होता है, विस्फोट होने के दौरान यह प्लग क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद इस प्लग क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और प्लगों के बाहर निकलने के बाद वो क्या होते हैं, लावा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी के साथ हम जानेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी प्लग। इसमें आ जाएगा अम्लीय होता है, और वह कैसा कैसा होता है, सिलिका युक्त लावा होता है। यानी कि जब सिलिका युक्त लावा जो होगा तो कैसा होगा, वो गाढ़ा होगा, और जब गाढ़ा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी छिद्र में जमा हो जाता है। तो इसी तरह जब आता है ना कि अगर गाढ़ा कोई भी तरल पदार्थ हो, अगर किसी नली में जाए तो नली में क्या होता है, जाम कर देता है। जैसे कि मान लो फेविक्विक हो गया, फेविक्विक देखेंगे अगर कोई गाढ़ा होता है तो अगर दरार पड़ जाता है, उस दरार में हम उस अगर फेविक्विक को लगाते हैं तो फेविक्विक क्या करता है, उन दरारों को जाम कर देता है। ठीक ऐसा भी यही है, ये भी फेविक्विक के भांति काम करता है। ये क्या करता है, गाढ़ा होता है, और इसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। जितना ही सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो फेविक्विक के भांति क्या करेगा, वो काम करेगा। तो इसी प्रकार इसमें क्या कर, नली जाम कर देता है, जिसे क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी प्लग कहते हैं। और जैसे ही ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी क्या होता है, जो प्लग टूटने के बाद वो प्लग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जैसे देखिए ना होला कि अगर सिरिंज में या पिचकारी में, जैसे ही पिचकारी का अगर मुख क्या करते हैं, मुख को बंद कर देते हैं, और मुख को बंद करके प्रेशर पीछे से लगाते हैं, और जैसे उंगली को हटाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बहुत तेजी से जाता है। तो उसी तरह ये भी है, प्लग क्या करता है, नीचे से मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है, और जैसे ही जब प्रेशर जब ज्यादा करेगा तो प्लग क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और जब प्लग बाहर निकलेगा तो उसमें विस्फोट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब विस्फोट जब ज्यादा होगा तो ठीक किसके प्रकार का होगा, विषुवतीय तुल्य उद्भेदन के भांति होगा। कैसा हो जाएगा, विषुवतीय तुल्य उद्भेदन के भांति हो जाएगा। और विस्फोटक होने के बाद ये क्या हो जाएगा, वायुमंडल में अधिक दूर तक क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं। तो जिसमें जानेंगे यहाँ पर आ जाएगा प्लग व ज्वाला डाट कहते हैं। यानी कि जो इसके अंदर जो मैग्मा फंस जाता है, जमा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लग व ज्वालामुखी डॉट कहते हैं। और पूछेगा इसका एग्जांपल में कौन कौन से एग्जांपल है, तो एक आता है सीप रॉक, और ये सीप रॉक जो नाम का जो ज्वालामुखी है वो कहां पर है, आपका मैक्सिको में है। कहां पर है, मैक्सिको में है। एक आ जाएगा ब्लैक हिल्स आ जाएगा, वह डेविल टावर आ जाएगा। ये भी जो ज्वालामुखी है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी ज्वालामुखी प्लग के ही अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के हम ज्वालामुखी शंकु के यहाँ पर दर्शा दिया गया है, और यहाँ पर उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपका जो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो ज्वालामुखी के प्रकार आएंगे, और वो किसके आधार पे, उनके आवृत्ति के आधार पर आएंगे। और आवृत्ति के आधार पर कैसे, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। और इसके क्या करेंगे, हम वर्ल्ड मैप बना के, और वर्ल्ड मैप बना के उनमें हम द्वीप के साथ ही साथ, देश के साथ ही साथ उस ज्वालामुखी को हम दर्शा देंगे। जिससे क्या हो जाएगा, आपको मैप के माध्यम से समझने में आसानी हो जाएगा, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो पाठ कैसा लगा, एकदम बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ लगे रहिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।